हे गाइस, दिस इज अनुराग और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंक्स क्या होती है, किस किस तरीके से हम लोग लिंक्स की लोकेशन दे सकते हैं और इमेज, टेक्स्ट, बटन्स और ईमेल्स के लिए भी हम लोग अलग अलग तरीके से लिंक्स बनाने का आज ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आ जाते हैं अपने नोटपैड पे और यहाँ पे मैंने अपनी फाइल खोल ली है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अपनी फाइल में आ गया हूँ और अब यहाँ पे मैं एक हाइपर लिंक बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने हाइपर लिंक्स बनाने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि क्या आज यूज करेंगे हम लोग ए टैग का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए। ए टैग लगाने के बाद मैंने एक टेक्स्ट दिया है और अब मैं ए टैग के अंदर एचरिफ दे रहा हूँ। किस लिए? ताकि मैं उस टेक्स्ट को एक लिंक दे सकूं, एक लोकेशन दे सकूं जहां पर मैं क्लिक के बाद पहुंचना चाहता हूं। तो अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हम लोग अपने हाइपर लिंक यानी कि ए टैग में किस किस तरीके से लिंक्स दे सकते हैं। हम अपने एंकर टैग में दो तरीके से लोकेशन दे सकते हैं। पहला तो एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। इन्हें हम एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक्स भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक्स क्या होती हैं? किसी भी वेब पेज या फिर किसी डॉक्यूमेंट का पूरा पूरा लोकेशन हमारा एब्सोल्यूट लिंक में आता है। कैसे? मान लीजिए आपको गूगल की लोकेशन पे जाना है, तो अगर आपने लिखा http://www.google.com इतना लंबा एड्रेस लिखा आपने, तो ये एड्रेस या फिर ये लिंक हमारा आ जाता है एब्सोल्यूट लिंक में, जहां पे हमने उसकी फुल लोकेशन बताई कि कहां से कहां हमें पहुंचना है। देन इसी की जगह हम लोग रिलेटिव में आते हैं। तो रिलेटिव में कैसे होगा कि रिलेटिव में हम उस वेब पेज या फिर उस डॉक्यूमेंट का करेक्ट डोमेन नेम बताते हैं, उस करेक्ट डॉक्यूमेंट का नेम बताते हैं। कैसे? अभी हम गूगल का एग्जांपल ले रहे थे तो हमने एब्सोल्यूट में उस गूगल की पूरी लिंक को बताया था। अब अगर हम रिलेटिव लिंक देना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हम सिर्फ लिखेंगे google.com। इतने से भी हमारा काम हो जाएगा। अब ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट काम कैसे करती हैं? वेब पेज में ना जाके अगर हमें चाहिए कि हम अपने डेस्कटॉप से ही किसी फाइल को दे रहे हैं तो दो तरीके से दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट लिंक का यूज कब करें और रिलेटिव लिंक का यूज कब करें? मान लीजिए आपका जो HTML की फाइल है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है और आपका जो इमेज है जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है वो आपकी रखी हुई है डाउनलोड्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी फाइल एक ही लोकेशन पे नहीं है, अलग अलग जगह पे है दो फाइल्स। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट लिंक का यूज करेंगे, यानी कि हमारी जो भी फाइल है इमेज उसकी फुल लोकेशन हम लोग अपने एंकर टैग में देंगे। और इसी सिचुएशन में अगर हमारा जो इमेज है वो भी डेस्कटॉप पे हो और हमारी जो HTML की फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे हो, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, हम रिलेटिव लिंक्स का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें बताना जरूरी नहीं पड़ेगा कि हमारी फाइल कहाँ है, क्योंकि दोनों फाइल्स ही हमारी एक ही जगह पे रखी हुई है। तो अगर हम वहां पे अपनी फाइल का नाम भी बता देंगे तब भी हम अपनी इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एंकर टैग में एक लिंक दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक लोकेशन दे देता हूँ जो कि होगी गूगल की। तो यहाँ पे मैं गूगल की लोकेशन दे देता हूँ। अब इसको मैं सेव करके और अपने ब्राउजर पे आऊंगा, देन इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रही होगी। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? अपने गूगल पे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एंकर टैग में गूगल की ही लोकेशन लगाई थी। देन अब अगर हमें चाहिए कि यहाँ जो ये टेक्स्ट है इसकी जगह हमें कोई इमेज आए, कि हम किसी इमेज पे क्लिक करें फिर उसके बाद हम किसी पेज पे पहुंचे। जैसे कि आप लोग बहुत सी वेबसाइट्स में देखते होंगे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर हमने गलती से भी किसी इमेज पे क्लिक कर दिया तो हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच गए। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे एक IMG टैग लगा देंगे। आखिर इमेज अपने पेज में इंसर्ट करने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग एंकर टैग के अंदर जहां पे हम लोग टेक्स्ट देते थे वहां पे IMG टैग लगा देंगे और एक इमेज दे देंगे। IMG लगा देता हूं मैं, IMG SRC और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं एक इमेज ले रहा हूँ जो कि होगी मेरी यहाँ पे मैं अपनी इमेज का नाम दूंगा और उसकी एक्सटेंशन दे दी मैंने। देन इसके बाद सेव करते हैं इसको और आ जाते हैं अपने वेब पेज पे। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देख रहे हैं आप, एक बड़ी सी फोन की इमेज हमारे पेज पे दिखाई दे रही है। अब जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तब क्या होगा? अब देखिए जब मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट अपने गूगल के लोकेशन में पहुंच रहा हूं, जैसे कि मैंने अपने एंकर टैग में लोकेशन दी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इमेज को कैसे लिंक बना सकें। अब बात आती है कि हम एक ईमेल का बटन कैसे बना सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो कट करके लिख देते हैं
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल हियर। अब इसके बाद हम लोकेशन क्या देंगे, तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। अब href में हमें क्या चाहिए कि मेल करना है, हमें बटन बनाना है मेल के लिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे मेल टू, फिर कॉलन लगाएंगे और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे जिसपे हमें चाहिए कि मेल आए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल अपना ईमेल एड्रेस लिख दे रहा हूँ। जब भी आपको कहीं पे मेल के लिए बटन बनाना है, मेल के लिए लिंक बनाना है, तो आप href में सबसे पहले लिखोगे मेल टू, देन कॉलन लगा के आपको एक ईमेल एड्रेस लिखना है। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं और आ जाते हैं अपने पेज पे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिंक है मेल की। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मुझे मेल का ऑप्शन दे रहा है कि मेल करना है आपको। एक और चीज, आप जब भी एक ईमेल बना रहे हैं तो उसका टाइटल जरूर दें, ताकि हमारे यूजर अगर उस ईमेल पे क्लिक ना करे, बस माउस ले जाके ही रखे, तो उसको पता चल जाए ये लिंक किस लिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से टाइटल एट्रीब्यूट लगाएंगे और एक टाइटल दे देंगे। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख दे रहा हूँ मेल, और इसको सेव करेंगे। जब अपने ब्राउजर पे आके इसको देखेंगे तो जब मैं यहाँ पे माउस ले जा रहा हूँ तो देखिए आपको एक बॉक्स में उसका टाइटल लिख के आ रहा है मेल, जो कि मैंने अपनी अभी अभी मैंने अपने टाइटल एट्रीब्यूट में लिखा था। देन इसके बाद देख लेते हैं कि हम लोग अपने पेज में बुक मार्क्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स ले लिए हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। तो इन पैराग्राफ्स को मैं एक नंबर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस पैराग्राफ पे हैं। तो सबसे पहले वाले को मैं दे देता हूँ 1, फिर सेकंड पैराग्राफ में आते हैं और लिख देते हैं 2, और थर्ड में लिख देते हैं 3। तो इससे आपको क्लियर रहेगा कि आप किस पैराग्राफ में हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे चाहिए कि एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो मान लीजिए मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे पैराग्राफ थर्ड, कि मैं जब अपने लिंक पे क्लिक करूँ तो पैराग्राफ थर्ड पे पहुंच जाऊं। तो अब इसके बाद हम p टैग के अंदर हम उस पैराग्राफ को एक आईडी देंगे। इस आईडी के थ्रू ही हम लोग बुकमार्क बना रहे हैं, इस आईडी के थ्रू ही हम लोग इस पैराग्राफ को अपनी लिंक से कनेक्ट करेंगे। तो हमने आईडी दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया बुकमार्क। अब इसके बाद आते हैं अपने लिंक पे, और इस लिंक पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उसका नाम चेंज कर देता हूँ। और इसके बाद हम जो href में क्या चेंजेस करेंगे कि हम अपने पर्टिकुलर पैराग्राफ पे पहुंच जाए जहाँ हमने आईडी दी है, तो उसके लिए href में सबसे पहले हैश लगाना, और फिर जो हमने आईडी टैग में एक आईडी थी और उस आईडी का नाम हमने दिया था बुकमार्क, तो वही सेम चीज हमको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं बुकमार्क लिख दे रहा हूँ। इतना करने के बाद पेज को सेव कर दीजिए और आ जाइए अपने ब्राउजर पे। पेज को रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरह से पैराग्राफ आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए मैं इस जंप बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए मैं अपने थर्ड पैराग्राफ पे तुरंत पहुंच गया। तो इसी तरह से हम लोग बुकमार्क्स बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टारगेट एट्रीब्यूट्स की। टारगेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट्स हमारी लिंक को बताते हैं कि हमारी जो लिंक है वो ब्राउजर के किस टैब में खुलनी चाहिए। जैसे कि एक मैं बता रहा हूं पहले, और इसकी वैल्यू लिख रहा हूं अंडरस्कोर सेल्फ। सबसे पहले हमारे टारगेट की वैल्यू है अंडरस्कोर सेल्फ। ये क्या बताती है, ये बताती है हमारी कि जो हमारी लिंक है वो ब्राउजर के करंट टैब में ही खुले। जैसे कि मैंने अगर अंडरस्कोर सेल्फ लगा दिया है तो मेरी जो लिंक होगी वो ब्राउजर के करंट टैब में ही खुलेगी, कुछ इस तरह से। और यहीं पे अगर हमें चाहिए हम जब अपनी लिंक पे क्लिक करें एक नया टैब खुले और उस पे हमारी लिंक खुले, तब क्या करना होगा हमें, ये जो हमारा टारगेट है अंडरस्कोर सेल्फ, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। इस पे क्या होगा, ये जो हमारी लिंक होगी इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होगा और उसमें हमारी लिंक ओपन होगी, कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारे टारगेट एट्रीब्यूट की 3 और वैल्यूज होती हैं। तो उनमें से पहली हमारी अंडरस्कोर पेरेंट, दूसरी अंडरस्कोर टॉप, और तीसरी वैल्यू हमारी फ्रेम नेम। तो ये 3 जो मैंने अभी टारगेट वैल्यूज आपको बताई हैं, ये सारी वैल्यूज आपकी फ्रेम्स पे ही काम करती हैं। जैसे कि आई फ्रेम ले लें तो ये सारी वैल्यूज जो है हमारी फ्रेम्स पे वर्क करती है। कैसे, तो सबसे पहले जान लेते हैं अंडरस्कोर पेरेंट वैल्यू के बारे में। तो ये वैल्यू हमारी क्या काम करती है, मान लीजिए हमने 3 फ्रेम्स लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्रेम्स दिखा भी देता हूँ बना के। तो
आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने 3 फ्रेम्स लिए हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3। तीनों फ्रेम्स एक के अंदर एक इंक्लूड कर दिए हैं मैंने। कैसे? मैंने 3 फाइल्स और एक्स्ट्रा बनाई जहां पे मैंने हर एक फ्रेम में उस दूसरी फाइल की लोकेशन दे दी है, कुछ इस तरह से। और उन सभी फ्रेम्स को मैंने एक नेम भी दिया है। ये क्यों दिया है, चलिए इसके बारे में आगे जानेंगे। तो अब मैंने देखिए हर एक फ्रेम में एक आई फ्रेम लगा दिया और सबसे लास्ट वाली जो मेरी डॉक्यूमेंट है वहां पे मैंने एक एंकर टैग लगाया है और टारगेट दिया है अंडरस्कोर पेरेंट। अब ये क्या करेगा, अंडरस्कोर पेरेंट हमारा क्या काम करेगा, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तब हमारी जो लिंक होगी ये अपने पेरेंट फ्रेम में खुलेगी, या कह सकते हैं जो भी हमारा करंट फ्रेम है उससे ऊपर वाले फ्रेम में हमारी लिंक खुल के आएगी। तो अब देखिए मैं अगर फ्रेम 3 में हमारी लिंक है, अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारी जो लिंक खुलेगी वो फ्रेम 2 पे आके खुलेगी। चलिए क्लिक करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जब मैं यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही फ्रेम 3 पे क्लिक किया तो मेरी जो लिंक थी वो फ्रेम 2 पे खुल के आ चुकी है। अब इसी जगह पे अगर हमें चाहिए कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करें, फ्रेम्स के अंदर है हमारी लिंक, बट अगर जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो जो मेरी लिंक ओपन होगी वो लिंक पूरे पेज पे खुल के आए, तब उसके लिए हम लोग क्या वैल्यू यूज करेंगे, उसकी जगह हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट में वैल्यू देंगे अंडरस्कोर टॉप। इससे क्या होगा, जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लिंक होगी तो वो लिंक हमारी सबसे टॉप में, यानी कि हमारे पूरे ब्राउजर की विंडो पे आके खुल जाएगी, कुछ इस तरह से। देन लास्ट वैल्यू है हमारे टारगेट की जो कि है हमारा फ्रेम नेम। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सभी फ्रेम्स को एक नेम दिया है। ये पहला फ्रेम है मेरा, मैंने इसको फ्रेम 1 दिया है। देन दूसरा है तो मैंने इसको फ्रेम 2 दिया है। देन थर्ड फ्रेम को मैंने फ्रेम 3 नाम से डिफाइन किया है। इसलिए ताकि मैं उन्हें फ्रेम्स के नेम के अकॉर्डिंग बता सकूं। टारगेट एट्रीब्यूट में हमारी 5th वैल्यू किस तरह से दे सकते हैं हम लोग, फ्रेम नेम, यानी कि फ्रेम्स के नेम के अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट एट्रीब्यूट में जिस भी फ्रेम का नाम लिखेंगे हमारा जो लिंक है वो उसी फ्रेम में खुल के दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टारगेट में लिख दिया फ्रेम 1। अब जब मैंने टारगेट एट्रीब्यूट में फ्रेम 1 लिख दिया है तो यानी कि अब क्या होना चाहिए, हमारी जो लिंक है वो फ्रेम 1 पे खुलनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्लिक कर रहा हूं मैं, अब देखो मेरी लिंक कहां पे खुल रही है, फ्रेम 1 में। इसी तरह अगर मुझे चाहिए कि मेरी लिंक इस फ्रेम 3rd में ही खुले और किसी फ्रेम में ना खुले, तब हम क्या करेंगे, अपने टारगेट एट्रीब्यूट में जाएंगे, जहां पे हमारी लिंक है वहां पे हम लोग फ्रेम 1 की जगह फ्रेम 3 लिख देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लिंक है वो फ्रेम 3 में ही खुलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस किस तरीके से अपने पेज में लिंक दे सकते हैं, उस लिंक की लोकेशन दे सकते हैं और लिंक्स में क्या क्या टारगेट हम लोग लगा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।